वेलकम टू उन्नति एकेडमी। दिस इज रंजीत। आज मैं आप सबों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12वां लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। उम्मीद है इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। आज के लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट है सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र यानी कि वेक्टर एरिया। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग। किसी आवेशित कण का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा निश्चित होती है। निश्चित होती है। इसी क्षेत्र को सदिश क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है। इस पर ये मान लीजिए कोई आवेशित पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत स्थित है। तो इसके क्षेत्रफल को वेक्टर ds से डिनोट करेंगे और यही वेक्टर ds आपका सदिश क्षेत्र कहलाएगा। लिख लीजिएगा इसको। इसे वेक्टर ds द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसको वेक्टर ds द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसका CGS मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी आवेशित कण का क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा निश्चित होती है। इसी क्षेत्र को सदिश क्षेत्र कहते हैं। इसे वेक्टर ds द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट हमारा यह होगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि विद्युत क्षेत्र
एवं सदिश क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों, फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। तो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ई ds cos थीटा। अब ये फाई जो है मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, इसका एसआई मात्रक लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, इसका एसआई मात्रक बराबर होता है, इसका एसआई मात्रक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि E बराबर होता है क्या, F अपॉन क्यू नोट। तो F का मात्रक न्यूटन हो गया, क्यू नोट चार्ज है, इसका मात्रक कूलम हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। ये E का मात्रक हो गया, एसआई मात्रक। उसके बाद ds तो एरिया है, वेक्टर एरिया है ना। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और cos थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है। तो इस तरह से हम इसका एसआई मात्रक लिखेंगे। कैसे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -1। दोनों तरह से लिख सकते हैं। या और भी तरीका है इसको लिखने का। तो ये आपका फोर्स के लिए यूनिट है न्यूटन। तो इसका आप जानते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए मीटर स्क्वायर से। उसके बाद नीचे में आपको क्या है, कूलम। कूलम के लिए तो आई होता है। तो इसका हो जाएगा आपको बटे में हो जाएगा Q का, आप जानते हैं आई होता है, Q बराबर आई फॉर्मूला होता है। आई का आपको क्या हो गया, आई का मात्रक तो आपका आई का मात्रक हो गया आपका एम्पियर, और इस समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो इस तरह से आप प्रति एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसको आप मिला के लिखिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं आप, केजी मीटर का पावर 3, केजी मीटर का पावर 3 इंटू, या अपॉन लिखोगे एम्पियर सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड ये हो गया, फिर 1 सेकेंड का पावर 3 हो जाएगा। यानी कि इसको मिला के आप लिखिएगा तो आपका हो जाएगा केजी मीटर का पावर 3, सेकेंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर का पावर 3, सेकेंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक और ऐसा मात्रक होता है जो कि वैज्ञानिक के नाम पर होता है,
वो है आपका वेबर। क्या होगा? वेबर। तो ध्यान में रखिएगा ये बात। फिर अगर बात की जाए सीजीएस मात्रक की, तो सीजीएस मात्रक बराबर हो जाएगा आपका, यहीं से लिख लीजिए, केजी के लिए क्या लिखिएगा? ग्राम, और मीटर के लिए सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर का पावर 3, समय का सेकेंड रहता है, सेकेंड का पावर -3, ये आपका एम्पियर का पावर -1 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा ये आपका क्या हो गया? सीजीएस मात्रक। इसी को दूसरे तरीका से भी लिखते हैं, जो कि वैज्ञानिक के नाम पर होता है, वो है आपका मैक्सवेल। क्या होता है बच्चों? मैक्सवेल होता है। अब दोनों में रिलेशन क्या है? तो एक वेबर बराबर होता है, 10 का पावर 8 मैक्सवेल। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। एक वेबर बराबर होता है 10 का पावर 8 मैक्सवेल। अब अगर इसका विमीय सूत्र लिखा जाए, इसका विमीय सूत्र बराबर होता है, विमीय सूत्र जब आप लिखिएगा तो केजी तो द्रव्यमान के लिए होता है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल एम, मीटर हो गया आपको लंबाई के लिए होता है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एल, तो एम एल का पावर 3 हो गया। ये समय सेकंड के लिए होता है, ये जो एस दिया हुआ समय का यूनिट है ये सेकंड, तो समय के लिए विमीय सूत्र आपका कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी का पावर -3 हो जाएगा। और ये एम्पियर इसका आई होता है, आई का पावर -1, ये इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब हम जानेंगे कि फाई कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इसके बारे में। यदि फाई मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो फाई मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा का मान मिनिमम होगा तो फाई क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इस तरह से आपको इसका केस आएगा, स्पेशल केस नंबर 1 हो जाएगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और आप जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, तो ई डी एस इंटू कॉस 0 का मान 1। तो इस प्रकार से ई डी एस हो जाएगा फाई का मान कब? जब थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री हो। और स्पेशल केस नंबर 2 में देखिए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ई डी एस इंटू कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। टर्म 0 हो गया आपका, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा। इस प्रकार फाई का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। तब जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तब। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और उसका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक जो है उसके बीच में क्या रिलेशन था, विमीय सूत्र क्या था, कब फाई मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, मतलब थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो फाई का मान क्या होगा, थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो फाई का मान क्या होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब आगे देखेंगे गॉस थ्योरम, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये प्रमेय बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है, यानी कि कई बार पूछा गया है, इसलिए इस बार का
बोर्ड एग्जाम जो है उस दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला पॉइंट है गॉस थ्योरम। गाउस थ्योरम यानी कि गॉस प्रमेय। अब ये गॉस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। इसका सबसे पहले कथन लिख लीजिए आप, कथन जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं। गॉस प्रमेय का क्या कथन था? तो इसका कथन होगा किसी बंद सतह, किसी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये था कथन गॉस प्रमेय का कि किसी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओवर द क्लोज्ड सरफेस the value of total electric flux is equal to 1/ε0 times of charge। ये था इसका कथन गॉस प्रमेय का। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि फाई बराबर होगा Q अपॉन ε0। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये कथन हो गया गॉस प्रमेय का। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या होगा उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए ये एक स्फीयर है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक स्फीयर है यानी कि गोला है। इसके केंद्र पर मान लीजिए Q आवेश है और केंद्र से R दूरी पर यानी कि इसकी त्रिज्या है P एक पॉइंट, क्या है P एक पॉइंट। यहां सदिश क्षेत्र ds है, इस पॉइंट का सदिश क्षेत्र ds है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों का डायरेक्शन मान लेते हैं कि सेम, एक ही डायरेक्शन में दोनों। तो आइए इसी चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। प्रूफ दे दीजिए यहाँ। प्रूफ माना कि R त्रिज्या वाला गोला है जिसके केंद्र पर Q आवेश स्थित है। गोला के सतह पर P एक बिंदु है जहां सदिश विद्युत क्षेत्र एवं
सदिश क्षेत्र क्रमशः E एवं वेक्टर E एवं वेक्टर ds है, ऐसा मैंने माना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु P पर E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0। यहाँ एप्सिलॉन r का वैल्यू हम 0 1 लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि सापेक्षिक माध्यम हवा है, और जब सापेक्षिक माध्यम हवा होगा तो एप्सिलॉन r का मान 1 होगा, तो इसलिए एप्सिलॉन r के जब 1 रख देते हैं तो ये टर्म रह जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप जो है इसकी दिशा को दर्शाता है। अब इसी का जब मोड लीजिएगा तो मोड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू मोड ऑफ आर कैप। तो एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, यह आप लोग बड़ी बात ही जानते हैं। तो वेक्टर ई का मोड लेने पर डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, ई बचेगा, तो ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फाई बराबर होता है E ds cos थीटा। ये आप लोग भली भांति ही जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से कि फाई बराबर क्या होता है E ds cos थीटा। यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्योंकि देखिए वेक्टर ई और वेक्टर ds दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों सदिशों के मध्य का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए आपका फाई बराबर हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान आप जानते हैं 1 होता है, E ds इंटू cos 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से ई की जब आप ई का मान रख दीजिए यहाँ से 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds, ये फाई का मान है। अब इसका जब आप रेखीय समाकलन कीजिएगा फाई का, टोटल वैल्यू निकालिएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन ds, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लिमिट चलेगा 0 से s मान लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया आपका इस स्फीयर का s है, तो अपर लिमिट s होगा और लोअर लिमिट 0 होगा। तो यहां से आप देखिए समाकलन ऑफ फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 to s। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ds का इंटीग्रेशन आप जानते हैं s होता है, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s होता है, डिस्टेंस इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर s होता है। इसी आधार पर आप ds का इंटीग्रेशन s लिख सकते हैं। इसका लिमिट क्या होगा 0 से s होगा। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर
इंटू पहले अपर लिमिट चलाइएगा एस माइनस उसके बाद लोअर लिमिट 0। इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये एस जो है सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, यानी कि गोला का। तो आप जानते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप देखिए 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। रेखीय समाकलन ऑफ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान आपका क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। यही प्रूफ हम लोगों को करना था। इस तरह से गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। VVI for बोर्ड एग्जाम, स्पेशली 2022, यानी कि 2000 स्पेशली रूप से 2022 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जहन में रखिएगा। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर दूसरा लेक्चर मैं दूसरे दिन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इसको देखिएगा। उम्मीद है इससे आप सबों को लाभ मिलेगा।